नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दूसरी लहर के बाद अचानक सक्रिय हुए सिंधिया और मौजूदा वक्त में ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया के ताबड़तोड़ दौरे इस दौरान शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में शुरू हो चुके हैं। क्या खुद का आकलन करने में सिंधिया इस वक्त जुटे हुए हैं और या फिर जमीन मजबूत करने की इस दौरान कोशिशें की जा रही हैं? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मौजूदा वक्त में देखी जा रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर थमते ही अब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और इसी क्रम में राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना दौरे पर हैं। कोरोना का माहौल कम होते ही अचानक वो ग्वालियर के चंबल संभाग में सक्रिय हैं और यहां पर अपने संसदीय क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पहुंचे। और कहने को तो सिंधिया का ये दौरा कोरोना काल में जान गंवा चुके लोगों का दुख दर्द बांटने और श्रद्धांजलि अर्पित करने को लेकर के माना जा रहा है, लेकिन इस दौरे को सियासी तौर पर भी देखा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि सिंधिया आगे की भूमिका के लिए पहले खुद का आकलन करने में जुटे हैं और जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिंधिया के अगले लोकसभा चुनाव यहीं से लड़ने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि माने जा रहे सांसद अपने ही ड्राइवर डॉक्टर केपी यादव के से हार चुके हैं। बावजूद उसके केपी यादव अकेले पड़ गए हैं, जबकि सिंधिया ने बीजेपी में आने के बाद अपने आप में बड़ा बदलाव किया। कभी उनके घोर और कट्टर विरोधी रहे प्रभात झा और जयभान सिंह पवैया से उनकी मुलाकात जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन गुना सांसद केपी यादव से उनकी दूरियां बनी हुई हैं। कुल मिलाकर के माना जा रहा है कि सिंधिया आने वाले स्थानीय चुनावों से पहले अपने समर्थकों के बीच एक बार फिर से पैठ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों की राय है कि सिंधिया चाहे कांग्रेस में रहें या अब बीजेपी में हैं, दोनों ही हालात में उनका लक्ष्य आमजन की सेवा ही करना है। जी, वैसे आप भी जानते हैं कि सिंधिया जी एक अब देश में बड़ा नाम है राजनीति रूप में, चाहे वो कांग्रेस में रहे भाजपा में। विवाह छवि और जन सेवा की भावना ले हमेशा वो तत्पर रहते हैं। क्योंकि गुना में हमेशा जब उनका दौरा होता है तो हमेशा लोगों में एक उत्साह रहता है उनसे मिलने के लिए, वो अपनी परेशानी जताने के लिए, काम के लिए। पहले दौर में कोरोना महामारी ने कैसी भयावह जनता के बीच कष्टदायक पीड़ा थी, जहाँ के लोग गए भी, मरे भी और ठीक भी हुए। इसके अलावा उन्होंने देश और प्रदेश के लेवल तो ठीक है, उनके खुद के चैरिटी हैं, जन सेवा भावना है, तो उन्होंने उनमें भी बहुत सेवा की। तो निश्चित तौर पर जनता उनको एक आकर्षण और अपने जन सेवा और एक अपने महाराज के रूप में देखती है और हमेशा उम्मीद करती है कि उनके काम सिंधिया जी करते और हमेशा करते आए हैं। और गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा क्या कहा गया, जरा वो आपको दिखाते हैं। रक्षा के पथ पे नहीं, कांग्रेस पार्टी केवल अपने राजनीति के पथ पे, ऊपर से नीचे तक भयंकर प्रकोप पूरे विश्व में आ रहा है कोरोना में, और कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? या तो ये वैक्सीन गलत है, वैक्सीन मत लो, वैक्सीन अप्रूव नहीं है, वैक्सीन में कुछ चमड़ी है। और आज वही लोग जो आरोप लगा रहे थे और वही लोग जो वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहे थे, वही लोग भागम भाग जाकर वैक्सीन लगाने के कतार में खड़े हुए हैं। ये कांग्रेस की नीति है और इसलिए आज कांग्रेस की ये स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पहली और दूसरी लहर का मुकाबला देश ने कर्मठता से किया है। राजनीतिक नेतृत्व के आधार पर, केंद्र और प्रदेश सरकार के आधार पर, हमारे डॉक्टरों के आधार पर, हमारे नर्सेस के आधार पर, आप लोग जो मीडिया के लोगों ने भी जनसेवा का पथ अपनाकर एक उदाहरण दिया है। जहां कमियां हैं उनका मदद करने की भी आप लोगों ने कोशिश की है। प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, हम जन सेवकों ने। और कांग्रेस ने क्या किया है? बस ट्विटर पे बैठ के आलोचना करना, जो हो रहा है उसमें योगदान न देना, लेकिन जो हो रहा है उस। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अजीत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जिस तरीके से शुरुआत अभी चल रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अलग इलाकों में पहुंच करके बीजेपी में जब से शामिल हुए हैं उसके बाद से इसको माना जा रहा है कि ये शुरुआत है, तो ये क्या अपने ग्राउंड को मजबूत करने की कोशिश है या इसके कुछ और मायने हैं? नहीं, देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे
वो तब भी इसी तरीके से अपने इलाके में घूमना जारी रखते थे और वो लोगों से जनसंपर्क अभियान रखते थे। उनकी शुरू से एक नीति रही है कि वो अपने क्षेत्र में लोगों से सीधा संवाद करना चाहते हैं, लोगों से सीधा जुड़ना चाहते हैं। तो अभी कोरोना काल में जब कोरोना काल था उस समय थोड़ा सा उन्होंने अपने को अपने इलाके से थोड़ा सा अलग रखा, लेकिन उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो महीने में आधे से ज्यादा समय अपने संसदीय क्षेत्र हो या अपना जो गुना का इलाका है, ग्वालियर का इलाका है, चंबल संभाग का इलाका है, वो लगातार दौरे करते रहते हैं। उनकी नीति भी रही है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों वो भोपाल गए तो भोपाल और उसके उन्होंने वहां पर सभी बड़े वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करी, सभी से मिले, सभी के साथ उठना बैठना किया। वो देखिए, बीजेपी उनके लिए एक नई पार्टी है। वो बीजेपी में कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते कि वो कांग्रेस में भी वो इसी तरीके से सबसे मिलते जुलते रहते थे, लेकिन वहां पे कुछ मामलों में उनके मतभेद थे कुछ नेताओं से। लेकिन बीजेपी में कहीं वो ये मैसेज नहीं देना चाहते कि किसी गुट में शामिल हैं या कोई लॉबिंग में लगे हुए हैं। वो अपना एक सीधा सपाट काम कर रहे हैं। उसमें वो अभी तक यही संदेश दिया है उन्होंने, जब से उनको 1 साल हो गया बीजेपी में शामिल हुए। वो बीजेपी के वो देखिए, जब शामिल हुए तो मोहन भागवत संघ के जो सबसे बड़े प्रमुख हैं उनसे मिलने गए, सबसे मिले, मतलब सबसे मिलजुल कर उन्होंने कोशिश यही करी है कि सबसे मिलना जारी रखा हुआ। अपना उठना बैठना, पवैया जैसे नेता जो उनके साथ उनके बहुत विरोधी थे, उनसे भी वो जाके मिले। बिल्कुल, ये कई चीजें हैं जो कि इस दौरान देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और इन मुलाकातों के कई मायने भी हैं, क्योंकि अपने धुर विरोधी रहे ऐसे नेताओं से भी मुलाकात की जा रही है और कोशिश यही है कि चीज़ों को बेहतर किया जा सके ताकि अपना ग्राउंड जो है वो मजबूत किया जा सके। हालांकि इसको लेकर के ये माना जा रहा है कि किसी भी तरीके से खेमेबाजी में सिंधिया नजर नहीं आ रहे हैं और वो सिर्फ ये एक चीज़ चाहते हैं कि अभी जो कार्यकर्ता हैं, जो अपना पूरा कैडर है, वो अपने साथ जोड़ करके रख पाएं। लेकिन आने वाले समय के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी, और ख़ास करके जो उनके कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक नेता थे, जो उनके साथ पूरा जो एक कैडर जुड़ा हुआ था, क्या वो उन सभी लोगों को अपने साथ बीजेपी में जोड़ पाएंगे, ये, या फिर जो उनका पर्टिकुलर वोट बैंक था अपने इलाके के अंदर, क्या उनको कन्वर्ट कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी अमित जी? जी शुभेंदु, देखो जो सिंधिया के अपने समर्थक हैं, वो समर्थक अधिकांश उनके साथ बीजेपी में आ गए कांग्रेस से। उनका जो अपना एक अलग वोट बैंक है या अपने जो क्या कहते हैं कार्यकर्ता हैं, वो अधिकांश क्या कहते हैं उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो भी उनका चंबल संभाग का इलाका है उनसे सीधे संवाद बनाया है, सीधे संवाद बनाने की कोशिश करी है। और उन्होंने हमेशा यही चाहा कि उनसे जो भी मिले सीधा मिले। वो दिल्ली में भी रहते हैं तो दिल्ली में भी वो लोगों से सीधे मिलते हैं। जब उनके घर पे, यहाँ पे अभी तो अभी उन्होंने सरकारी आवास नहीं लिया, मैं इतना जानता हूँ जो उनका निजी आवास है, उस निजी आवास में भी वो उनके यहाँ एक भीड़ लगी रहती है सुबह से शाम तक जब वो दिल्ली में रहते हैं। तो वो उनका शुरू से एक नेचर रहा है, शुरू से उनका एक क्या कहते हैं काम करने का अपना तरीका है, इसलिए वो पॉपुलर भी हैं। वो एक राजघराने से आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अपना उन्होंने अपना एक राजनीतिक जो व्यक्तित्व है, जो राजनीतिक अपना ये कह सकते हैं कि लोगों से जुड़ने का उनका जो तरीका है, वो एक अलग टाइप का है। वो कभी भी एक राजनेता जैसे संवाद नहीं करते, जिससे मिलेंगे, जब बात करेंगे, उसके साथ जो कमिटमेंट कर लिया उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो किसी को छलने की कोशिश नहीं करते कि वो राजनीति में है और वो किसी पद में है। अभी वो भले किसी पद में नहीं है, लेकिन वो अभी भी उनका रुतबा उतना ही है और वो यही कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में वो भले दिल्ली में कल कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे, कई हो सकता है बड़ी जिम्मेदारियां उनको प्रधानमंत्री मोदी दें, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोशिश ये है अभी भी और रहेगी। मेरा विचार यही है कि वो अपने प्रदेश में अपना जनसंपर्क बनाए रखें, वहां के लोगों से सीधा संवाद रखें। क्या इसको अमित जी इस तरीके से भी देख सकते हैं कि लोकसभा चुनावों के लिए अभी से ग्राउंड तैयार कर रहे हैं वो? नहीं, देखिए वो राज्यसभा में है अभी, लेकिन मैंने कहा नहीं कि वो उनका एक अपना वो ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में उनका अपना एक जैसे पहले था, कांग्रेस कार्यकाल में था, कांग्रेस कार्यकाल में भी उन्होंने प्रदेश स्तरीय नेता के रूप में स्थापित हैं वहाँ पे वो। और उन्होंने जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उस वक्त उन्होंने अपना एक पूरा कैंपेन जो है प्रदेश स्तर के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में जो कर सकते थे करे। भले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था उन्हें,
लेकिन उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई वहां पर कांग्रेस को सत्ता में लाने में, और वो बीजेपी में भी उनका काम करने का तरीका सेम वही है। लेकिन अमित जी, आपको लगता नहीं कि अभी सिर्फ उनको एडजस्ट किया गया? जब से वो कांग्रेस छोड़ करके जब वो बीजेपी में आए हैं तो अभी सिर्फ उनको एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़े हुए हैं और उनका प्रभाव भी रहा है पूरे अपने इलाके के अंदर, तो ऐसे में वो चाहेंगे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ें, इसीलिए वो अपना जमीन तलाश रहे हैं और तैयार कर रहे हैं अभी से। देखिए, राजनीति में संभावनाएं बहुत सारी होती हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं होगा। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी हो सकता है। कल अगर पार्टी चाहेगी, पार्टी उन्हें अगर जिम्मेदारी देना चाहेगी तो निश्चित तौर पर वो चुनाव भी लड़ लेंगे। मतलब वो पार्टी को तय करना है। बीजेपी या कांग्रेस एक ऐसी पार्टियां हैं जिसमें आलाकमान तय करता है कि किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। अगर बीजेपी का आलाकमान को लगेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में आके लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो वो अगर पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। ये सब पार्टी पे निर्भर करता है कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। लेकिन सिंधिया की कोशिश यही है कि वो अपने भले वो राज्यसभा में आ गए हैं, अब वो कल चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो चाहे तो नहीं भी लड़े, लेकिन वो अभी भी वही राजनीति करना चाहते हैं कि वो चुनाव मतलब जनप्रतिनिधि बन के रहें अपने प्रदेश में। और जो उनका इलाका है चंबल संभाग का, चाहे गुना हो, ग्वालियर हो, शिवपुरी हो, अशोकनगर हो, सब जगह, इसलिए उनका वो अभी मतलब उस तरह की राजनीति नहीं करना चाहते कि भाई ठीक है अब हो गया, मैं यहाँ पे आ गया, मेरे को कैबिनेट मंत्री पद मिल जाएगा, मेरे को क्या करना है मध्य प्रदेश जाके। नहीं, वो सब जगह जाएंगे। वो देखिएगा उनका पार्टी भी इस्तेमाल करेगी, वो मध्य प्रदेश से बाहर भी निकलेंगे, मध्य प्रदेश के बाहर भी उनकी बड़ी डिमांड है। लेकिन अमित जी, ऐसा नहीं लगता कि अगर प्रदेश की राजनीति में सिंधिया अगर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं तो इससे सरकार के लिए और पार्टी के लिए खुद भी प्रदेश स्तर में कुछ मुश्किलें हो सकती हैं? नहीं, मैं नहीं मानता इसको। ऐसा नहीं है। वो अभी ऐसा कहीं भी उन्होंने ऐसा कुछ मैसेज नहीं दिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और वो उनको अपना नेता मानते हैं, और प्रधानमंत्री है उनको नेता मानते हैं, अमित शाह है, जेपी नड्डा है। ऐसा नहीं है, मेरा मानना है ऐसा नहीं जी। तो ठीक है, अगर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय ज़्यादा होते हैं और विधानसभा चुनाव भी अगर लड़ते हैं तो उससे प्रदेश की सरकार को किसी भी तरीके से खतरा नहीं होगा, ये फिलहाल ऐसी संभावनाएं ज़रूर जताई जा रही हैं, क्योंकि इस ओर अभी तक कोई इशारा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से नहीं दिया गया और ना ही किसी तरीके की हलचल है। तो इसको ये भी मान सकते हैं अमित जी कि आप जो पार्टी की रीति नीति है उसमें वो पूरी तरीके से खुल मिल चुके हैं। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी 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 अमित जी। हाँ, नहीं, मैं अजीत, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैंने कहा ना पार्टी तय करेगी। पार्टी बीजेपी में कोई भी नेता जो है पार्टी से ऊपर नहीं है। पार्टी में एक सिस्टम है, पार्टी में उसमें केवल एक बीजेपी पार्टी नहीं, उसमें संघ को भी संघ भी फैसले करता है कि कब कहाँ पर क्या करना है, कैसे चुनाव लड़ना है, किसको लड़वाना है, किसको नहीं लड़ना है। तो बीजेपी में केवल बीजेपी की राष्ट्रीय इकाई या प्रदेश इकाई जो भी है वो उनके साथ ठीक है अमित जी ठीक है। मैं वापस लौटता हूं आपके पास, और कुछ खास मेहमान और भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता कृष्णा खाड़गे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ नेता सिद्धार्थ सिंह भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से रिएक्शन कृष्णा जी आपसे लेना चाह रहा हूं कि मौजूदा वक्त में जो सिंधिया की सक्रियता है इसके मायने क्या है? क्या ये संकट तो नहीं है ये आने वाले समय के लिए? देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि सिंधिया जी निष्क्रिय कब रहे? सिंधिया जी विगत 18 वर्षों से जब से वो राजनीति कर रहे हैं वो सक्रिय रहे हैं मध्य प्रदेश में। हमेशा का उनका हमेशा से हर महीने, चाहे वो दिल्ली रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कई बार पूर्व में रहे हैं वो, लेकिन मध्य प्रदेश से उनका जुड़ाव रहा है और जनसेवा के लिए हमेशा ही वह अग्रसर रहे हैं। और मध्य प्रदेश उनका आना हर महीने, क्योंकि मैं उनके साथ विगत 15 वर्षों से काम कर रहा हूं, तो हर महीने मध्य प्रदेश को 4 से 5 दिन वह देते हैं क्षेत्र में, उनके चंबल संभाग हो, ग्वालियर संभाग हो या मालवा क्षेत्र हो या भोपाल हो, उनका हमेशा से यहाँ आना रहता है। उनका लगाव लोगों से है। जिस तरीके से कोरोना काल में भी आपने देखा तो उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया। दिल्ली में वो बैठे हुए थे, लेकिन दिल्ली में उनसे
फोन से संपर्क करके लोगों की मदद करना, जिस प्रकार से उन्होंने किया, और ग्वालियर चंबल संभाग में एम्बुलेंस की व्यवस्था कराना, कई सेंटर्स खोलना कोरोना सेंटर्स के लिए, वो हमेशा सक्रिय रहे। और जब जब मध्य प्रदेश को उनकी आवश्यकता रही है तो वह मध्य प्रदेश में रहे। ठीक है। और इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, रंजन श्रीवास्तव जी। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। मैं रंजन जी आपसे ही जरा जल्दी से एक और रिएक्शन ले लेता हूं कि मौजूदा वक्त में जो संकेत मिल रहे हैं, क्या आने वाले समय के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, या इसको अभी कुछ इस तरीके से देखिए कि सिंधिया अपनी आने वाले चुनावों को लेकर के, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो उसके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं? देखिए शुभेंदु जी, सिंधिया जी का स्ट्रेंथ वो किसी रीजन के नेता नहीं है, स्टेट या देश के नेता है, लेकिन उनका जो स्ट्रेंथ है ग्वालियर चंबल है। मैं इसका कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। 2018 में कांग्रेस सरकार आने के पहले कोलारस और मुंगौली में विधानसभा में उपचुनाव हुए, पूरी सरकार लग गई, भाजपा सरकार, उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे शिवराज सिंह चौहान। लगातार कोशिश के बाद भी वहां पे जो कांग्रेस कैंडिडेट थे दोनों जगह चुनाव जीते। उसके पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा, साल भर पहले पटेल में उपचुनाव हुआ, जहां सिंधिया ने लीड किया कांग्रेस कैंपेन को, और भाजपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पूरी सरकार वहां पे लगी हुई थी। तो जो महल की राजनीति है उसको किनारे भी कर दें, सिंधिया का जो अपना प्रभाव है ग्वालियर चंबल खासकर, वहां से उसको कम नहीं कर सकते हैं। ये भाजपा भी जानती है। तो कुछ में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। जब कांग्रेस सरकार आ गई, लगातार भाजपा के नेता कहते रहे कि सरकार कभी गिर जाएगी। गोपाल भार्गव ने विधानसभा में कहा कि नंबर 1 नंबर 2 मतलब मोदी जी ऐसा नाम नहीं लिया उन्होंने, जब भी बोलेंगे सरकार गिर जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा जब भी बात इशारा कर देंगे सरकार गिर जाएगी। फिर गोपाल भार्गव ने कहा कि जो बंगलों की पुताई है जब तक होगी उसके पहले सरकार गिर जाएगी। लेकिन सरकार कब गिरी? जब सिंधिया के लोग सरकार से हटे। तो भाजपा जानती है सिंधिया का स्ट्रेंथ क्या है, तो सिंधिया भी जानते हैं स्ट्रेंथ क्या है। आने वाले कैबिनेट जो रिश्वत की बात हो रही है, कमीशन की बात हो रही है, ऐसा चल रहा है बीजेपी में, उनको एक पद मिल सकता है। जो भी जो रणनीति है या जो कार्यविधि है, जो गतिविधियां हैं, उसके नजर में देखा जा रहा है। साथ में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिंधिया के समर्थक है, चुनाव हार चुके थे, उनको निगम मंडल में लिया गया है। सिंधिया उसके लिए प्रयासरत है, उनको भी जगह मिल जाए। तो सारी जो गतिविधियां हो रही हैं, इन सब चीजों के मद्देनजर देखना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें देखना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ सिंह जी, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो तो इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी इस तरीके से देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी तैयारी है। सरकार गिराई गई थी और भारतीय जनता पार्टी में जाके सिंधिया जी सम्मिलित हुए थे। उस समय पे एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी थी, और वो ये थी कि नरोत्तम मिश्रा जी ने अपनी लॉबिंग शुरू कर दी थी, पर सिंधिया जी ने साफ जाके केंद्र में ये बोल दिया था कि मैं शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री चाहता हूं, तब समर्थन करूंगा। और आज वही स्थिति है कि सब लोग मिलकर जब शिवराज सिंह जी को हटा रहे हैं, तो सिंधिया जी आज घर घर जाके, घर घर, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे हमारे पवैया जी हो, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वहां जाके लॉबिंग कर रहे हैं। और रही बात, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार और मेरे छोटे भाई कृष्णा ने बोला, और एक अभी उससे पहले मैं नाम नहीं सुन पाया था जिनसे आप बात कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि सिंधिया जी की व्यक्तित्व और सिंधिया जी की जो ईमानदारी वो दुनिया से जग जाहिर है। अगर ईमानदारी होती तो 27 जो ट्रस्ट बनाए थे जो फर्जी निकले गए, उसमें 10,000 करोड़ की एक ही सर्वे नंबर की 27 ट्रस्टों में रजिस्ट्री हुई, जिसमें जी टीवी में पूरे 2 घंटे उसका प्रोग्राम चला था। तो वो जग जाहिर है कि सिंधिया जी कितने क्या एक्टिव रहते हैं, किसके लिए रहते हैं। जब कमलनाथ जी मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल और पूरा समय उन्होंने अपनी सरकारी जमीन को अपने नाम पे हस्तांतरित करने के लिए पूरा समय लगा दिया। अब रही बात 2013 में जब चुनाव हुआ था, तब भी सिंधिया जी को कमान दी गई थी, 2008 में और 2013 में भी दी गई थी। पर आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इस बार सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो माइके लाल था, और दूसरा था 2 अक्टूबर। हमारे चंबल क्षेत्र में जो 16 की 16 सीटें चंबल में जो जीते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण रहा है वो था SC/ST एक्ट का जो था सबसे बड़ा, 2 अक्टूबर को जो गोली चली थी।
उसमें तो इतना आपको बड़ा फैक्टर सिंधिया, देखिए, कांग्रेस पार्टी से निकल कर के आए वो नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 40 साल से सिद्धार्थ सिंह महापौर जी। क्यों नहीं बना पाए ग्वालियर के अंदर? हाँ। ग्वालियर के अंदर लेकिन आपको 40 नहीं लगता साल कि से कांग्रेस महापौर पार्टी क्यों को नहीं ही बना डेंट पाए? पहुंचेगा इससे? बीजेपी में शामिल हुए हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कैडर था कांग्रेस पार्टी का, क्या वो शिफ्ट नहीं होगा और इससे नुकसान तो कांग्रेस को ही होगा? कतई कांग्रेस को नहीं होगा। आपने देखा सिंधिया जी के जाने के बाद कितने वरिष्ठ और कितने पुराने कांग्रेसी घर से निकल के और रोडों पे आ गए थे। और आज देखिए कांग्रेस कितनी मजबूत है हमारी चंबल क्षेत्र में, और आने वाले चुनाव में आपको मालूम चल जाएगी। देखिए अभी शुरुआत है, और आपने भी देखा है कि अभी जो चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस को वो अच्छा प्रदर्शन मिला, जबकि हम लोग जी उपचुनाव के नतीजों ने भी बताया है कि मजबूत। नहीं, आप अपनी बात रखिए सर। देखिए उपचुनाव के नतीजे ने साफ कर दिया कि हमारे पास जो 9 सीटें आई थी, 9 सीटें 16 में से 9 सीटें आई थी। अगर इतना ही होता तो हमारे सिंधिया जी इमरती देवी को जितवा लेते। इमरती देवी तो उनका पसंदीदा थी, इमरती देवी को क्यों नहीं जितवा? ऐसे कई नाम है। ठीक है कृष्णा जी, जरा जवाब मुन्ना दीजिए। लाल गोयल को क्यों नहीं जितवा? जवाब दीजिए। जमीन पर नहीं है ना, कैडर आपका मजबूत नहीं है, इसीलिए तो नुकसान हो रहा है। जो आपके बहुत प्रिय हैं आप उनको नहीं जितवा पा रहे हैं, इसलिए तो जमीन तलाशी जा रही है, अब तैयार की जा रही है। अब ये मुझसे सवाल है आपका? कृष्णा जी। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ कांग्रेस के जो हैं नेताजी, उनसे मेरा ये निवेदन है कि अभी उन्होंने कहा 2018 का चुनाव लड़ा गया, तो मैं पहले 2018 के चुनाव की बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक नारा हुआ करता था उस समय भी, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ धोखा किया था, और उन्होंने जो है चेहरा दिखाया था सिंधिया जी का, और बाद में जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो कमलनाथ जी को बना दिया था। इस प्रकार की एक बात नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूं कि क्या क्या दिग्विजय सिंह जी ने रणनीति बनाई थी और किस प्रकार से सरकार गिराने में किसका योगदान था। ये तो बहुत अच्छा हमारे सिंधिया जी का उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा की, उसके बाद बातचीत करने के बाद एक अच्छा फैसला और अच्छी पार्टी में जहां उनको सम्मान भी दिया जा रहा है और साथ में करने का मौका दिया जा रहा है। हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी पार्टी ने अपने साथ रखकर जो हम लोगों को यहाँ पर काम करने का मौका दिया है। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की आप जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में थे तो क्या था और आज क्या स्थिति है। नहीं सर, वो तो परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको बीजेपी में आना पड़ा। अगर ऐसे ही हालात बीजेपी के अंदर सिंधिया साहब के सामने बनते हैं तो क्या वो नहीं छोड़ेंगे पार्टी? देखिए ऐसी स्थिति तो कांग्रेस में ही बन सकती थी, और ये काम जो कांग्रेस कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। युवाओं को पीछे करने का काम सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, आपको मालूम है। नहीं, जिस पद को लेकर के वो यहाँ आए थे वो पद तो अभी तक नहीं मिला ना। स्वयं राहुल गांधी को की स्थिति क्या है, वो खुद हाशिए पर हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में जो एक युवा नेतृत्व हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, तो मैं बता सकता हूं कि युवाओं के साथ जो छल कपट कांग्रेस कर रही है वह इतना गलत डिसीजन है। आने वाले समय में ऐसे और बड़े बड़े नाम हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। नहीं सर, जो जिम्मेदारी अभी तक दी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये माना जा रहा है कि अभी भी उस पद से खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि आगे नहीं हाँ। ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ। बिल्कुल सिंधिया जी का काम करने का तरीका वही है, जनसेवक हैं और उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। उनने किसी प्रकार की इच्छा कभी नहीं जताई थी। यदि उनको मुख्यमंत्री बनना या पद की लालसा होती तो आप खुद देख रहे हैं कि जब कांग्रेस में सिंधिया जी थे तब वो जिस पद पर थे आज भी वही हैं। जितने मंत्री और विधायक गए थे यहाँ आकर मंत्री विधायक बने। चाहते तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री की लालसा हो सकती थी, मुख्यमंत्री बनने की बात हो सकती थी, लेकिन नहीं, एक कार्यकर्ता बनके एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और उसके तौर तरीके से जिस प्रकार से काम करना चाहिए मध्य प्रदेश में जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं और हमेशा वो सक्रिय रहे हैं। ये सब बातें बेफिजूल की जो कांग्रेस कर रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सक्रियता उनकी मध्य प्रदेश में बढ़ गई है, मैं तो यही बार बार पूछ रहा हूँ कि कब वो सक्रिय नहीं है। हमेशा वो सक्रिय रहे हैं 18 वर्षों से। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो मध्य प्रदेश के दौरा ना करें, चाहे वो केंद्र में 2 बार मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस शासन में भी, लेकिन मध्य प्रदेश से उनका लगाव रहा, मध्य प्रदेश की जनता से उनका जुड़ाव रहा और आज भी उनका जुड़ाव मध्य प्रदेश की जनता से है और वो मध्य प्रदेश हमेशा आते हैं।
ठीक है अमित जी, इन मुलाकातों के मायने क्या निकाले जाए? और इससे पहले जो मुलाकातें हुई, जिन नेताओं के साथ हुई, ये माना जाता था कि उनसे दूरियां बहुत हद तक थी, लेकिन अब उन दूरियों को नजदीकी में बदला गया, तो इस सब के मायने क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया बराबर कांग्रेस में भी इसी तरीके से दौरे करते थे जब वो कांग्रेस में थे, और अब जब बीजेपी में है तो उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं करा है। उन्होंने इतना बदलाव करा है कि बीजेपी में जिन लोगों से उनकी बोलचाल नहीं होती थी या जिनसे वो दूरी बना के रखते थे, उनसे भी उन्होंने अब बातचीत का दौर शुरू करा है, क्योंकि अब वो उस पार्टी में है। लेकिन वो कांग्रेस में भी इसी तरह रहते थे, कांग्रेस में भी इसी तरीके से उनका आना जाना रहता था, चाहे इंदौर वो क्रिकेट की राजनीति में वहां सक्रिय हैं, दूसरे उसमें भी सक्रिय हैं। जब वो केंद्र में मंत्री थे यूपीए पार्ट 1 पार्ट 2 में, तब भी उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में वो इसी तरीके से सक्रिय रहे हैं। इसमें मुझे कुछ नया नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक कोशिश जरूर रहती है कि अब वो नई पार्टी में है तो नई पार्टी में नए लोगों से अपने संबंध हर कोई बनाता है, और बनाने भी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो वो उसमें जनसंपर्क वो पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर कल वो केंद्र में मंत्री भी बनते हैं तो तब भी उनके इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, अपने जो कार्यप्रणाली है उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। मैं भी उनको लगभग करीब जब से वो राजनीति में आए तब से उनको जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनके पिता को भी जानता था। तो वो एक अलग तरह के नेता हैं। वो ठीक है कि कांग्रेस में उनकी महत्वाकांक्षा थी, वो एक बहुत बड़ी उम्मीद कांग्रेस में कर रहे थे, लेकिन उनको बराबर कांग्रेस में अब भले कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन राज्यसभा तक की जब सीट देने का मामला आया तो वहां भी उनको डिच करने की कोशिश की गई। अगर कांग्रेस आला कमान, थोड़ा सा कांग्रेस के साथ एक कमजोरी है कि कांग्रेस का आला कमान जब फैसले करने चाहिए समय पर नहीं कर पाता है, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को सब राज्यों में हो रहा है। अभी पंजाब में चुनाव है, पंजाब का झगड़ा नहीं सुलझ पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब कि मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। अगर राज्यसभा में के लिए पहली ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम घोषित कर दिया जाता तो शायद पार्टी में टूट नहीं होती, लेकिन उनको बराबर पहले मुख्यमंत्री के लिए उनको कहा गया कि भाई आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप पूरी ताकत लगाइए। तो उन्होंने अपनी तरफ से मतलब कभी कहा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, ना उन्होंने कभी ये बात रखी कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश करी कि कांग्रेस को बहुत अच्छे ढंग से जिताया जाए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर उनको जिस तरीके से उनको घेरने की कोशिश की गई कि इनको घेरा जाए और राज्यसभा तक में लाने से उन्हें रोकने की कोशिश की गई, तो उनको कहीं ना कहीं वो खिन्न हो गए कांग्रेस की राजनीति से। ऊपर लेवल पे सुनवाई हो नहीं रही थी, तो उनको जब लगा कि ये सब चीजें नहीं हो रही हैं, तो वो बीजेपी ने इस चीज का फायदा उठाया और वो बीजेपी में आ गए। अब वो बीजेपी में भी अपनी कार्यप्रणाली सेम वही रखे हुए हैं जो कांग्रेस में थी। जनसंपर्क को तब भी करते थे, चाहे गुना का इलाका हो, चंबल संभाग का इलाका हो, चाहे भोपाल वगैरह। इंदौर अभी भोपाल में थे पिछले दिनों, उन्होंने सबसे मिलने जुलने की कोशिश करी। तो वो उनका नेचर है, वो उसमें कल वो दिल्ली में उनको बहुत बड़ा पद भी मिलेगा तो तब भी वो ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। ठीक है रंजन श्रीवास्तव जी, सवाल तो ये भी है कि महत्वाकांक्षाओं को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भूचाल अब सिंधिया के मन में आया था, क्या वो बीजेपी में शिफ्ट होने के बाद अब वो खत्म हो गई हैं? अब महत्वाकांक्षाएं उतनी नहीं हैं? देखिए बात चली रंजन जी, अभी जो बात चल रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो भी विस्तार होना है उससे सिंधिया जी को जगह मिल सकती है, ऐसी बात चल रही है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए बहुत से नेता भाजपा में आए, उनका वजूद खत्म हो गया। सिंधिया जानते हैं अगर वो एक्टिव नहीं है, उनका स्ट्रेंथ नहीं है, तो पार्टी में वजूद नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि अभी भी भाजपा में जो उनका एक जगह होनी चाहिए पार्टी में, एक लाइन दिखता है, एक डिवीजन दिखता है। ना तो भाजपा उनको अभी आत्मसात कर पाई है, ना वो शायद भाजपा को उसी तरह से आत्मसात कर पाए। एक डिवीजन दिखता है पार्टी में। जब सिंधिया भोपाल आते हैं तो मोस्टली ऐसे नेता उनके आसपास रहते हैं जो उनके साथ पहले रहे हैं, अभी हैं। तो भाजपा के नेता के तौर पर अभी भी उनकी स्वीकार्यता होनी बाकी है, और वो भाजपा में पूरी तरह से रचने का जो एक कल्चर होता है पार्टी का, रीति नीति होती है जो भाजपा का डिफरेंट है, कांग्रेस का डिफरेंट है, उसमें पूरी तरह से रचना बसना अभी वो बाकी है। इसका सिंधिया का प्रयास है, जो आपने बात कही थी, किसी ने जवाब दिया कि वो कई नेताओं से मिले जुले, पी शर्मा हो या शिवराज सिंह चौहान हो या नरोत्तम मिश्रा हो, ये उसका प्रयास है कि भाजपा में वो शामिल होकर रचना बसना चाहते हैं। संभवतः अभी उनकी स्वीकार्यता हो गई।
लेकिन अभी जो लाइन है, जो कल्चर है, अभी सब डिफरेंट दिखता है। तो सिंधिया जानते हैं उनका वजूद तभी तक है जब उनकी स्ट्रेंथ है, और उनकी स्ट्रेंथ तभी तक ग्वालियर चंबल में जो स्वकारित है, जो ग्वालियर में दौरे हो रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, ऐसा नहीं पहली बार कर रहे हो, लेकिन उनके जड़ों को जब तक मजबूत नहीं रखेंगे भाजपा में उनकी पहचान नहीं होगी। साथ में भाजपा में कसमकस जरूर है कि आने वाले समय में क्या होगा। 28 जगह पे जो उनके नेता थे चुनाव लड़े, उसमें 9 हार गए, 19 जीते। वहाँ पे भाजपा के जो पुराने नेता थे वो भी बहुत परेशान है, उनका क्या होगा, क्या उनको रिपीट किया जाएगा जो जीते हैं, क्या उनको नहीं रिपीट किया जाएगा। तो इसको लेकर भाजपा में कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है कि आने वाले समय में इंडिया का रोल और उनके जो साथ के समर्थक हैं उसमें भाजपा में उनका क्या रोल रहेगा, क्या विधानसभा में टिकट मिलेगा उनको, या कुछ घाटे ड्राप किए जाएंगे। क्योंकि जो पुराने नेता भाजपा के हैं वो चाहते हैं कि इनको भी जगह मिले, बिल्कुल उनको भी तरजीह नेता है बिल्कुल उनको इग्नोर ना किया जाए, ड्राप ना किया जाए। ठीक है कृष्णा जी, ये जो पुराने लोग जो हैं पार्टी से, संगठन से जो एक लंबे समय से जुड़े रहे, अब उनके सामने भी एक बड़ा संकट है कि सिंधिया जैसे बड़े नेता अगर दूसरा राजनीतिक दल छोड़ करके बीजेपी में शामिल होते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लिए ज़्यादा संकट बन जाए, सिंधिया को तरजीह मिलेगी क्योंकि। कृष्णा जी। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं कृष्णा जी? हाँ बोलिए। मेरा सवाल ये है सर कि अभी तक जो पुराना कैडर था भारतीय जनता पार्टी का, जो पुराने बड़े दिग्गज नेता जो कि पार्टी से जुड़े हुए थे, संगठन से जुड़े हुए थे, उन सभी नेताओं को अब ये डर सताने लगा है कि सिंधिया जैसे नेता दूसरा राजनीतिक दल छोड़कर के जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, न सिर्फ वो अपने लिए हैं बल्कि अपने जो साथी हैं उनको भी एडजस्ट करेंगे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं पैरवी करेंगे। तो ऐसे में जो पुराने नेता हैं, पुराना जो कैडर था, पुराने जो लोग थे, उनके लिए बड़ा संकट है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सब मिलकर काम कर रहे हैं, और जो सिंधिया जी के साथ जो लोग भी आए हैं उनकी सिंधिया जी में आस्था थी। उसके बाद जब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो वो भारतीय जनता पार्टी में उनकी आस्था है, और भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता होना ही एक बड़ी गर्व की बात है। तो हम सब जितने लोग भी आए हैं सभी को गर्व है, और सब साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ, संगठन के साथ, शिवराज जी के नेतृत्व में और सिंधिया जी के सहारे हम लोग सब लोग यहाँ पर आकर काम करने को तैयार हैं। जिसको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वह बखूबी यहाँ पर निभाएगा। और कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक और विधायक, उसके अलावा संगठन के काफी लोग जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उनको अभी प्रदेश की कार्यकारिणी में भी स्थान दिया है, और कई जिलों में जो अभी भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं हुई हैं वहां पर भी कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जा रहा है, और संपूर्ण रूप से सबका सम्मान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा सिंधिया जी के साथ किया था और जो कार्यकर्ता आए हैं सबको सम्मान यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है सिद्धार्थ सिंह जी, आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अगर कांग्रेस पार्टी किसी चेहरे को खड़ा करेगी तो उसको बनाने में अभी कुछ समय लगेगा, या पहले से तैयार है कोई चेहरा ऐसा जो कि मुकाबला कर सके सिंधिया का? राष्ट्रीय नेतृत्व या हमारा प्रदेश का नेतृत्व कांग्रेस का, जिस समय पे सिंधिया जी राजनीति करते थे कांग्रेस से, उस समय पे जब भी टिकट की बात होती थी या कोई भी फेरबदल की बात होती थी तो सीधे सीधे चंबल क्षेत्र में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता था। हाईकमान सीधे बोल देते थे कि आप सिंधिया जी से बात कीजिए। चाहे प्रदेश में हमारे प्रदेश का कोई भी बड़े से बड़ा नेता वो इंटरफेरेंस नहीं करता था। अब आप देखिएगा कि उनकी दोनों बुआओं आज उनकी विपरीत है, उनके संग मीटिंग में सम्मिलित नहीं हुई। कई ऐसी चीजें हैं कि आज सिंधिया जी को क्या कारण है, जो महल से नहीं निकलते थे, महल में जाके मीटिंग करते थे, प्रत्येक आदमी को फोन करके बुलाते थे, बड़े से बड़े नेताओं को, और उसको महल में मजबूरन आना पड़ता था जब वो कांग्रेस में थे। आज क्या कारण है कि सिंधिया जी को नरेंद्र सिंह तोमर जी के यहाँ धोख लगानी पड़ रही है, सिंधिया जी को पवैया जी क्या जाना पड़ रहा है, बीडी शर्मा जी क्या जाना पड़ रहा है, नरोत्तम मिश्रा जी क्या जाना पड़ रहा है, गोपाल भार्गव जी क्या जाना पड़ रहा है। ये वही सिंधिया जी हैं जो अपने नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे। आज क्या कारण है कि उनको इतना झुकना पड़ रहा है? इससे साफ स्पष्ट है कि आज उनकी जो जमीन है वो धीरे धीरे सरकती जा रही है। तो और अपने ये वही सिंधिया जी हैं, ये वही सिंधिया जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी उनको नतमस्तक होते थे। अभी गाडगे जी बोल रहे थे युवाओं का बहुत सम्मान करते हैं। हाँ। उसी युवा को उनने बेइज्जत करके भगाया था केपी यादव को, जिसने उनको धूल चटा दी। तो युवाओं का कितना सम्मान करते हैं ये भी देखा है, और क्या एटीट्यूड में महल में किस हिसाब से वो बात करते हैं ये दुनिया जानती है, जग जाहिर है।
और रही बात कांग्रेस में उनसे टक्कर लेने की या उनके सामने खड़ा करने की, कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं आने वाले समय में। जब एक केपी यादव जैसा उनको चुनाव हरा सकता है, तो कांग्रेस में तो बहुत बड़े बड़े हमारे पास नेता हैं, राष्ट्रीय लेवल के भी नेता हैं। ठीक है कृष्णा जी, जरा जवाब दीजिए इस पर। बिल्कुल, ये जो षड्यंत्र था, अपने बच्चों को जिताने की जो कांग्रेस में राजनीति जो नई प्रारंभ हुई थी, कमलनाथ जी ने जो व्यवस्था जमाई थी पूरे गुना लोकसभा में, उससे अच्छे जो राजनीतिक लोग हैं उनको जानकारी है कि किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने योजनाबद्ध तरीके से कार्यकर्ताओं को बुला के, बहलाकर, फुसलाकर और जनता के बीच में भ्रमित करके सिंधिया जी को चुनाव हराने का जो काम किया था, वो हम अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से हमको इसकी जानकारी। ठीक है, तो यानी कि आपको लगता है कि ये पार्टी के अंदरूनी, और इसीलिए सिद्धार्थ सिंह जी, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, यही एक बड़ा कारण है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको हार का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि अपना ही कैडर साथ नहीं देता है, अपने ही कार्यकर्ता किसी और के लिए वोट कर देते हैं अपने नेता को छोड़ करके। सिंधिया जी ने पूरा जोर लगा दिया था, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को बैठा लिया था, इनके जमीनी रूप में इनका कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा था। इस बात का साफ साफ सिंधिया जी ने बुला के सबको फटकारा था। मैं, सिंधिया जी उस समय मीटिंग में थे, मैं भी 2 दिवसीय, जब आखिरी के 2 दिन बचे थे, मैं भी है ना शिवपुरी और गुना के दौरे पे था, मैं भी गया था और पूरा देख कर आया था। वो हालत हो गई थी कि कार्यकर्ता काम करने को तैयार नहीं था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सिंधिया जी के जो पूरा काम संभालते हैं, उन्होंने वहां पे इतना अभद्र व्यवहार कर रखा था कि कार्यकर्ता काम करने को तैयार नहीं था सिंधिया जी के साथ। ये अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे पे लांछन ना लगाएं, और उसका सर्वे रिपोर्ट पूरी बनकर आई थी कि सिंधिया जी ने वहां पे, जरूरी है कि सिंधिया जी ने दौरे किए, आते थे और वो कांग्रेस में थे। मैं आज वो कांग्रेस से चले गए तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने वहां पे टाइम नहीं दिया, वो टाइम देते थे, पर वो अपने भरोसे पे, अपने भरोसेमंद लोगों की वजह से उन्होंने उनकी नैया डूबी है। ठीक है अजीत सर, ये कुछ चीज़ें अभी तक तो देखने को मिली हैं, क्योंकि मजबूती किस तरीके से पार्टी और संगठन को मिल सकती है, इसीलिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, इसीलिए सिंधिया के दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन आपको इसमें और कुछ नजर आता है क्या इसमें आगामी चुनावों को लेकर के या किसी भी तरीके से सियासी गणित बनने बिगड़ने को लेकर के देख सकते हैं आप? देखिए, दोनों पार्टी आज के दिन में, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं हर प्रदेश में, केंद्र में कहीं ना कहीं आजकल एक संघर्ष कर रही है। ये बात बीजेपी वालों को भी माननी चाहिए, और कांग्रेस में तो संघर्ष चल ही रहा है कि कांग्रेस में भी फैसले समय पे न होने की वजह से बहुत दिक्कतें हो गई हैं। उसी का एक वजह क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश भी है। अभी एक युवा नेता जतिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, उनका भी यही कहना था कि भाई आला कमान में कहीं ना कहीं आला कमान समय नहीं दे पाता, आला कमान में सुनवाई नहीं होती, उसी के चलते ये सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये कहना कि बीजेपी में भी सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। बीजेपी में भी अभी अब आज जो बंगाल के हार के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ हो रहा है बीजेपी में, प्रधानमंत्री मोदी, संघ, सबको लगना पड़ रहा है कि कैसे हम अगला उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते। हर प्रदेश की वो लोग समीक्षा कर रहे हैं कि प्रदेश में पहले वाली बात नहीं है कि साहब एक तरफा चुनाव हो जाएगा। हर प्रदेशों में कहीं ना कहीं 19-20 की खबरें आ रही हैं, तो बीजेपी में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मैंने कहा, जैसे उनका नेचर है, वो बीजेपी में रहते या कांग्रेस में रहते, कहीं भी रहे, वो अपना काम करने का उनका अपना एक तरीका है। वो अब अपना थोड़ा सा और ये कह सकते हैं कि नई पार्टी में है, तो वो ये अपने को उनको स्थापित करना है, वहां पे अपनी एक पकड़ बनानी है। जब वो उनके पीछे एक स्ट्रेंथ रहेगी तो पार्टी में तभी उनकी ताकत मिलेगी। बिल्कुल। तो वो अपना एक सब जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। वो राज्यसभा में भले ही है, लेकिन वो अभी भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने को मजबूत बना के रखना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जो जिसका आम जन के बीच में पकड़ होती है, उसका राजनीतिक कद भी ऊंचा होता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात को जानते हैं, इसलिए वो अपना जनसंपर्क अभियान लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं। इसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। जी रंजन जी, इसमें कुछ चीज़ें आप बदलाव आप देखते हैं, क्योंकि सिंधिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी ये मान रहे हैं कि पहले जिस तरीके से राजभवन से ही सारी चीज़ें संचालित हो जाती थी और सब कुछ सिंधिया के ऊपर ही निर्भर करता था कि उस पूरे इलाके के अंदर
किसको कहाँ लगाना है या किसको जिम्मेदारी देनी है या किसको टिकट मिलनी है, ये सब कुछ तय करते थे। लेकिन अब तो ग्राउंड पर आकर के काम करना पड़ रहा है, ज़मीन पर उतर करके नेताओं से मिलना पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं से बात करनी पड़ रही है। तो ये कुछ प्रवृत्ति, ये जो तरीका था, तौर तरीका, उसमें बदलाव भी आया है। ऐसा कल्चर है, अभी तक जो कांग्रेस ने उसको स्ट्रेंथ बोला है या फिर वीकनेस बोला है, जो कांग्रेस का कल्चर है, जो पॉलिटिक्स है, वो डिफरेंट रीजन्स में जो डिफरेंट नेता हैं उन पे डिपेंडेंट रही है। चाहे बिंद में अजय सिंह को मान लीजिए आप, ग्वालियर चंबल में सिंधिया को मान लीजिए, कमलनाथ छिंदवाड़ा में है, दिव्या सिंह सेंट्रल रीजन में है, सज्जन सिंह वर्मा मालवा में है। तो हमेशा कांग्रेस का जो पॉलिटिक्स है इन नेताओं की इर्द घूमती रही है। तो जो सिंधिया जी का जो भी राजनीति रही है वो उसी का एक रिफ्लेक्शन था, वो चल रहा था। भाजपा में ऐसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जरूर एक गतिविधि जो हमने कहा भाजपा का कल्चर डिफरेंट है और रीति डिफरेंट है, तो उसमें रचने बसने का एक काम है जो थोड़ा है। दूसरा जी मैं शुभेंदु जी कहना चाहूंगा कि सिंधिया अभी तक अपने हार को भूल नहीं पाए हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है वो इस बात को खुद कहते हैं कि हम कोई कमी हमारे अंदर रही होगी, ये जिससे चुनाव हारे, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन ये जरूर है कि जो हार जो है इनके बैक ऑफ माइंड लगातार चलता रहता है। बिल्कुल। तो जो एक दौरे हैं, जो मीटिंग्स हैं, जो जनता से मिलना जुलना है, तो इसका प्रयास है कि उन चीजों को जानने की कोशिश करें जब भी अगला चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव भी होता है तो सिंधिया जी से पार्टी एक्सपेक्ट करेगी, चाहे भाजपा हो चाहे कोई पार्टी हो, कि ग्वालियर चंबल में चुनाव जीता है, केवल एक सीट पे नहीं है, केवल एक सीट पे प्रभाव ग्वालियर है, वहाँ पे गुना में ऐसा नहीं है। कोई पार्टी एक्सपेक्ट करेगी, चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी है अभी, कि पूरे 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 रीजन में वो पार्टी को लीड करें, पार्टी को जिताएं। तो जाहिर है जब तक पूरे रीजन में दौरा नहीं करेंगे, उन कमियों को नहीं खोजेंगे, नेटवर्क का बिल्कुल, तब तक आगामी चीजों को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो कि जोड़ करके देखी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दौरे को अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कई मायनों में खास माना जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि आगामी चुनावों से पहले ये जमीन पूरी तरीके से तैयार उनके द्वारा की जा रही है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।